नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे 12th कॉमर्स और बीकॉम पार्ट फर्स्ट का अकाउंटेंसी का चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय। और इसमें अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में साझेदार के पूंजी खाते से संबंधित अपने थ्योरिकल तो टॉपिक क्लियर कर दिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल टॉपिक। ठीक है, थ्योरिकल तो अपने क्लियर है, अब प्रैक्टिकल टॉपिक में देखिए। साझेदार के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था। कौन कौन से? एक तो था स्थिर पूंजी पद्धति, एक तो स्थिर पूंजी विधि, और दूसरा था परिवर्तनशील पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। अब देखिए, स्थिर पूंजी विधि में भी आपके दो खाते बनते थे। कौन कौन से बनते थे? पूंजी खाता और चालू खाता। तो यहाँ पे अपन पहला बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसमें भी दो पार्ट थे अपने। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में केवल इसमें देखिए स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। और पूंजी खाते में केवल स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते में केवल पूंजी का ही लेखांकन किया जाता है, केवल पूंजी का लेखांकन किया जाता है। अब पूंजी के लेखांकन में देखिए सीआर पक्ष और डीआर पक्ष। यहाँ पर आपके डेट लिखी जाएगी और डेट में भी आपके आ जाएगा टू बैलेंस डीडी। आपके ओपनिंग बैलेंस लिखी जाएगी किसकी? पूंजी की। यानी जो आपके व्यवसाय स्टार्ट हुआ था उसी डेट पे आपने कितने पैसे लगवाकर व्यवसाय प्रारंभ किया था, तो उसमें आपके ओपनिंग बैलेंस आ जाएगी पूंजी की। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपके थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने आपको ये भी कहा था कि स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते का शेष परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपको बात कही थी कि स्थिर पूंजी विधि में जो पूंजी खाते का शेष होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन दो कंडीशन ऐसी है जिसमें ये परिवर्तन भी होता है, इस प्रोसेस में भी ये परिवर्तन होता है। ऐसी दो कंडीशन आपके ऐसी है। कौन कौन सी? या तो आपने एक्स्ट्रा पूंजी लगवाई, एडिशनल कैपिटल आपने लगवाई है, ठीक है, या फिर आपने परमानेंट रूप से कोई पूंजी का विड्रॉल किया है, आपने पूंजी को निकाला है। ठीक है, तो ये दो आपके कंडीशन आ जाए तो इसमें शेष में भी परिवर्तन हो सकता है, वो भी आपको लिखना जरूरी है। इसमें देखिए, इसमें आपके आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी और यह आएगा बाय कैश या बैंक। अगर आपने अतिरिक्त पूंजी लगवाई है तो यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने परमानेंट से पूंजी निकाली है, यानी स्थायी रूप से आपने पूंजी को निकाला है व्यवसाय से, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा प्रोसेस डीआर पक्ष में। ठीक है, अगर आपने पूंजी लगवाई है तो सीआर पक्ष में। और आपको पता है कि पूंजी लगवाते हैं अपन व्यवसाय में तो प्रविष्टि क्या होती है? कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? सीआर हो रहा है, तो सीआर की तरफ क्या आ जाएगा? बाय कैश। ठीक है, और अगर आप निकाल रहे हो तो कैपिटल अकाउंट DR2 कैश, और इसमें आपके कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? DR हो रहा है, तो DR की तरफ हम लिखेंगे टू कैश। ठीक है, और इसके बाद में आपके आ जाएगा टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आपके आ जाएगा, और यहाँ पे आपके खाता क्लोज हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें लंबा प्रोसेस है ही नहीं। स्थिर पूंजी विधि है तब आपके पूंजी खाते में केवल क्या? पूंजी से संबंधित ही व्यवहार होगा। आपने एक्स्ट्रा पूंजी लगवाई है तो आप जोड़ दो, आपने परमानेंट रूप से पूंजी निकाली है तो इसमें से आपको क्या करना है? घटाना है। कहने को जोड़ेंगे वो तो सीआर पक्ष में, घटाएंगे वो डीआर पक्ष में आ जाएगा। बाकी अगर आपने एक्स्ट्रा पूंजी न तो लगवाई है और ना आपने परमानेंट रूप से पूंजी को निकाला है तो आपको ये प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी और इस साइड आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, और खाता क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद में ये तो था प्रथम खाता। द्वितीय खाता एक और बनता है जिसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं अपन? करंट अकाउंट। प्रोसेस होगा वही है, कोई समस्या नहीं है, फॉर्मेट तो एक जैसा होता ही है। अब देखिए करंट अकाउंट में आपके प्रोसेस क्या होगा।
करंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आएगी, मद कौन कौन सी आएगी, वो आपको देखना है। ठीक है, तो डीआर पक्ष सी आर पक्ष तो आपको पता ही है, सी आर पक्ष होता है, डी आर पक्ष होता है। अब यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट में जो यहाँ पे शेष बचती है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, पूंजी से संबंधित नहीं है वो, कहाँ पे आ जाएगी, करंट अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए सी आर पक्ष में कौन सी मद आएगी, ऐसी मद जो साझेदारों की पूंजी में वृद्धि करती है, ऐसी मद जो साझेदारों की पूंजी में वृद्धि करती है वो तो आ जाएगी सी आर पक्ष में, और ऐसी मद जो साझेदारों की पूंजी में कमी करती है वो आ जाएगी डी आर पक्ष में। यही आपको ध्यान रखना है कि ऐसी मद जो साझेदारों की पूंजी में वृद्धि यानी साझेदारों को फायदा है जिस मद में, वो तो आ जाएगी सी आर पक्ष में, और ऐसी मद जिसमें साझेदारों को नुकसान है, उसकी पूंजी को कमी करता है, डिक्रीज करता है, तो इसमें लिखना है डी आर पक्ष में। ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन कौन सी मद, एक तो है पहले तो आपके करंट अकाउंट का अगर शेष दिया हुआ है तो आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी। अगर आपके करंट अकाउंट का शेष दिया हुआ है तो यहां पर देखिए, यहां पर भी आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, पूंजी खाते का शेष हमेशा क्या होता है, सीआर होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, जबकि चालू खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसीलिए अपन ने दोनों तरफ लिखा है बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी, यानी ये क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, इसलिए अपन ने लिखा है बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। जबकि कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए अब कौन सी मद आती है जो साझेदार की पूंजी में वृद्धि करती है, तो एक आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर अगर ब्याज है तो वो साझेदार की पूंजी में वृद्धि करेगी, पूंजी पर ब्याज है तो वो साझेदार की पूंजी में वृद्धि करेगी। ठीक है, तो उसको अपन लिखेंगे करंट अकाउंट के सीआर पक्ष में। इसके बाद में आपके आ जाएगा साझेदार की सैलरी, साझेदारों का कमीशन, और भी अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक है तो वो आ जाएगा आपके यहाँ पर, और आ जाएगा आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो भी आपने लाभ बांटा है और वो लाभ अगर हुआ है और लाभ आपने बांटा है तो आ जाएगा सीआर पक्ष में, अगर आपके हानि हुई है तो आ जाएगी डीआर पक्ष में। अब ऐसी कौन सी मद है जिससे साझेदार की पूंजी में कमी होती है, तो कमी होने वाली मद देखिए टू ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का अर्थ होता है आहरण, ड्रॉइंग का अर्थ होता है आहरण, और आहरण किसे कहते हैं, उसको इंग्लिश में ड्रॉइंग बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आहरण। आहरण किसे कहते हैं, किसी भी साझेदार द्वारा व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए निकाली गई राशि को आहरण बोलते हैं। किसी भी साझेदार द्वारा व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए यानी अपने स्वयं के लिए जो निकाली गई राशि है उसको क्या बोलेंगे, आहरण बोलते हैं। ठीक है, तो आहरण अगर आपके दिया हुआ है वो भी साझेदार की पूंजी में कमी करेगा, यानी पूंजी में से उसकी कटौती की जाएगी। और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर आहरण पर ब्याज का प्रोसेस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आहरण पर ब्याज का प्रोसेस है तो आपके वो भी कमी करेगा पूंजी में, तो वो भी मद आ जाएगी डीआर पक्ष में। ठीक है, अब देखिए इसमें शेष अगर आपके यहाँ पे आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो आपको बांटना है इस साइड। ठीक है, इसी के साथ में आपके स्थिर पूंजी विधि का प्रोसेस कंप्लीट। अब यहाँ पर है दूसरी विधि है परिवर्तनशील पूंजी विधि। दूसरी विधि में क्या है, परिवर्तनशील पूंजी विधि। अब परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल एक ही खाता बनता है, कौन सा बनता है, कैपिटल अकाउंट। एक ही खाता बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और उसमें मद कौन कौन सी आएगी, कोई इसमें बड़ा प्रोसेस है ही नहीं, ये अपन को समझने की आवश्यकता है नहीं। क्यों, क्योंकि जो ये दो खाते हैं इसमें जितनी मद आ रही है वो सभी मदें आपको इस एक खाते में लिखना है। दो खातों में जितनी मद आ रही है उसमें आपके सभी मद किसमें लिखना है, इस वाले कैपिटल अकाउंट में सभी मदें लिखी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में आपके आज का साझेदारी परिचय का जो साझेदार पूंजी खाते थे उसका फॉर्मेट वाला टॉपिक अपने क्लियर हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना टॉपिक था साझेदारों की पूंजी खाते और इसका आपके फॉर्मेट था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद में कल अपन स्टार्ट करेंगे
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, यानी साझेदार का लाभ है उसको कैसे बांटा जाता है, ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और थ्योरिकल कल क्लियर कर दिया जाएगा। इसी के साथ में हमारे साथ में बने रहिए और आपका और अपने परिवार का ध्यान रखें। कल मिलते हैं, धन्यवाद।